हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके इस क्लास में। तो मैं डिम्पल सैनी आपका स्वागत करती हूँ आपकी इस ऑनलाइन क्लास में। तो आज हमारा जो टॉपिक है, देखिए ये है बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड कक्षा 12 का जो उनका जो सामान्य हिंदी है, उस सामान्य हिंदी का हम फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं। जो हमारा प्रथम पाठ है, उस प्रथम पाठ का जो लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रथम पाठ है हमारा बातचीत का कवि परिचय यानी कि लेखक परिचय हम पढ़ चुके थे। ठीक है, हमने वो परिचय पूरा पढ़ लिया है। आज हम उसका पाठ शुरू करने जा रहे हैं। हम देखना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि इस बातचीत नामक जो पाठ है उसमें क्या लिखा गया है, लेखक हमें बातचीत नामक पाठ के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं। अब देखिए ये हमारा श्री गणेश हो गया है, मतलब इससे पहले वाला जो लेक्चर था उससे हमारा बिहार बोर्ड की कक्षा 12 की जो सिलेबस है हमारा, उसका श्री गणेश हो चुका है। तो आपको अब लगातार क्लासें लेनी है, तो उससे आपका क्या कंटिन्यूशन बना रहेगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम चलते हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 की तरफ, जो लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। तो बालकृष्ण भट्ट जी देखिए बातचीत में क्या कहना चाह रहे हैं, हम देखते हैं। तो हमारे है ये बातचीत, देखिए हम भी बातचीत ही कर रहे हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति दो या दो से ज़्यादा है तो वो बातचीत के माध्यम से ही अपने भाव अनुभवों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। अन्यथा ये बिल्कुल मौन हो जाएगा, ये सृष्टि पूरी मौन हो जाएगी अगर बातचीत नहीं होती है तो। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं बातचीत हमारी। तो क्या कह रहे हैं श्री बालकृष्ण भट्ट जी, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर से मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। बिल्कुल, वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति, अपने विचारों को व्यक्त करने की शक्ति। अगर मान लीजिए वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, ये सारी दुनिया चुप शांत, हम क्या गूंगे बैठे रहते एक कोने में, क्या करते। हाँ, अगर बातचीत नहीं होती तो क्या करते। तो बातचीत के लिए तो भाषा की आवश्यकता थी। इस भाषा ने, मतलब अगर भाषा नहीं होती तो हम बातचीत कैसे करते। तो हम धन्यवाद करते हैं उस भाषा को और लिपियों को, कि जिन लिपि और भाषा के माध्यम से हमारा जो कन्वर्सेशन है वो बना रहता है। ठीक है, तो वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति बहुत ही किसी किसी की तो देखिए बहुत अनोखी होती है। कोई व्यक्ति तो ऐसा होता है कि बोलने लग गया ना तो फिर वो चुप होने का नाम नहीं लेता। ठीक है, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसे ठोक पीट कर बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। तो हमें उन दोनों में नहीं होना है, हमें तो वो बीच की लकीर रहना है कि इतना बोले जितना ज़रूरत हो। ठीक है, देखिए उसके लिए एक दोहा है, बहुत अच्छा दोहा है। हिंदी में आपने कभी पढ़ा होगा या सुना होगा कि बोली एक अमूल है, जो कोई बोले जानी, ही तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। यानी कि बोली यानी कि हमारे जो शब्द है ये बहुत ही अनमोल होते हैं। जो बोलते हैं उसे सोच समझकर बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने किसी प्रकार से अपशब्द कह दिए, कोई कटु वचन कह दिए और किसी सामने वाले को पसंद ना आए और उसके दिल पे ठेस पहुंच गई मान लीजिए, तो कितनी बुरी बात है ये। तो कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर बोल रहे हैं तो अपने अंदर पहले सोचिए, समझिए, उन शब्दों को अपने हृदय के तराजू में तोलिए और फिर देखिए कि आप जब उन शब्दों को बोलते हैं तो कितनी मधुरता बिखेरते हैं। तो हमें भी यही करना चाहिए। हम जब बोलते हैं तो अच्छे और मीठे वचन बोलने चाहिए, जिससे पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में मधुरता बिखर जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। क्या है कि वाक शक्ति भी एक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वाक शक्ति, यदि मनुष्य की और इंद्रियां मतलब मनुष्य की कितनी इंद्रियां हैं, आँख, कान, मुंह, जीवा, त्वचा। ठीक है, अगर इन और इंद्रियों को अगर हम काम में न ले तो ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं। लेकिन अगर हमारी जो जिह्वा है यानी कि हम अगर बोलने वाली जो हमारी इंद्री है, उस इंद्री को अगर हम वश में कर लेते हैं तो ये सृष्टि में बहुत कुछ गड़बड़ घोटाला होने से रुक सकता है। ठीक है, तो लेखक क्या यही कहना चाहते हैं कि यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती है, ठीक है, और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। बिल्कुल गूंगी सृष्टि यानी कि जो बोलने वाली नहीं है, सृष्टि तो बोलने वाली। ठीक है, अगर भाषा नहीं होती है, अगर हम बोलते नहीं तो वो क्या होता, हम हमारे विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार से कर पाते। कोई माध्यम नहीं था,
बोलना ही यानी कि बातचीत ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, दूसरे के भावों को समझ सकते हैं। तो मूक भाषा में तो समझ नहीं सकते, जब तक वह व्यक्ति बोलेगा नहीं तब तक हम कैसे समझेंगे, ठीक है। तो इसी मज़ेदार चीज़ को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है बातचीत, बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे हम इसमें। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते। कल्पना कीजिए आप थोड़ी सी कि गूंगे बिल्कुल, है ना, कोई कुछ नहीं बोल रहा है और भीड़ बहुत है, लेकिन चुप शांत एकदम, कोई इस कोने में बैठा है, कोई इस कोने में बैठा है ना, ऐसा हो गया है। तो मानो कैसा लगता, बिल्कुल वातावरण कल्पना कीजिए, हम अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा लगता। बिल्कुल हम सोच नहीं पा सकते कि, बिल्कुल सोच नहीं सकते कि कैसा लगता हमें, हम खुद, क्योंकि हम खुद बिना बोले नहीं रह सकते, ठीक है। चुप रहना मनुष्य का ये स्वाभाविक गुण नहीं है, मनुष्य का स्वाभाविक गुण है बोलना, ठीक है। तो वो बोल कर ही अपने मन को संतुष्ट कर सकता है। और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सकते। मतलब कि क्या होता कि मान लीजिए आपकी जिह्वा नाम की जो इंद्री है वो शांत हो जाती, ठीक है, और बाकी जो सारी इंद्रियां है कुछ भाव, अनुभव, उद्दीपन, मतलब कि जैसे एक्सप्रेशन के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो कि मैं दुखी हूँ तो आपका मुंह थोड़ा सैड हो गया, खुशी है आपके अंदर तो आपका चेहरा बहुत ही जॉयफुली लगेगा। तो क्या इन चीज़ों के माध्यम से हम सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें होती है जब हम हमारे एक्सप्रेशन के माध्यम से हम नहीं बता सकते, जब तक हम अपने शब्दों के द्वारा, अपने मुख से शब्दों के द्वारा उनको व्यक्त नहीं करें, तब तक हम अपने हृदय की बातों को किसी और को समझाने में असमर्थ रहते हैं, ठीक है। तो लेखक क्या कहना चाहते हैं कि बातचीत एक बहुत बड़ा और अच्छा माध्यम है अपने विचारों का आदान प्रदान करने में और भावों को समझने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम कि इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच यानी वक्तृत्वता और बातचीत दोनों है। जो स्पीच होती है वो वक्तृत्वता और बातचीत दोनों होती है इसके अंदर। वाक शक्ति के फायदों के अंदर कि आप स्पीच दे रहे हो, स्पीच और बोलने की जो आपकी कला है वो दोनों हो सकती है, ठीक है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला होता है। बिल्कुल, स्पीच क्या होती है? भाषण। केवल एक व्यक्ति अपने ही मतलब कई भाव अनुभवों के द्वारा कई प्रकार से भाषण दे रहा है और उसकी वाहवाही हो रही है, बहुत कहकहे लगाए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन बातचीत में क्या होता है, जब आप बातचीत करते हो, चाहे भाषण भी कई लोगों के सामने दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक या दो व्यक्ति के सामने दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब बातचीत होती है उसमें आप अगर कोई ऐसी बात कर रहे हैं तो आपके लिए तालियां नहीं बजेगी, आपके लिए किसी प्रकार से कोई करतल ध्वनि नहीं होगी, आपके लिए कोई कहे नहीं लगाएगा, यानी कि वाह वाह इस प्रकार से कोई नहीं कहेगा, जोरदार बात कही, ऐसा कोई नहीं कहेगा। बातचीत है बिल्कुल सामान्य तरीके से अपने आप अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं और बिल्कुल सामान्य तरीके से आप आपके जो पास में बैठे हैं, जो सुनने वाले हैं, वो आपके विचारों को ग्रहण कर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। लेकिन उसके लिए कोई भी औपचारिकताएं नहीं निभाई जाती है। तो बातचीत अनौपचारिक हो जाता है और जो स्पीच है वो औपचारिक ढंग में प्रस्तुत की जाती है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो। मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति जहां करावे और तब किसी तरह वक्तृत्वता का आरंभ करे। यानी कि बातचीत में ऐसा नहीं होता है कि आप महानुभाव, लेडीज़ एंड जेंटलमैन या भाइयों और बहनों, इस प्रकार से आप बातचीत शुरू नहीं करेंगे। आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल जैसे आप घर में बातचीत करते हैं वही आप जो घर में अपने लोगों से या अपने फ्रेंड से या अपने आसपास के लोगों से जो भी वार्तालाप कर रहे हैं वो बातचीत है, ठीक है। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत स्पीच में क्या होगा कि जैसे आप कुछ बोलने जा रहे हैं उससे पहले आप आदरणीय कहेंगे या आप किसी को रेस्पेक्ट के वर्ड बोलेंगे, ठीक है, या फिर किसी सभा में चले गए तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन कहेंगे या फिर भाइयों और बहनों कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, या किसी भजन संध्या में चले गए तो वहाँ कुछ आपके द्वारा कहा जा रहा है तो माता और बहनों कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से कई प्रकार के उच्चारण हो सकते हैं हमारे। तो वो तो क्या होते हैं, सारे स्पीच के,
ठीक है, उसमें इन चीज़ों का लिंक बिल्कुल बना रहता है। लेकिन बातचीत में बिल्कुल इसके विपरीत है। बातचीत में इस तरह के कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों किया जाएगा भाई? हम तो बात ही तो कर रहे हैं, बहुत साधारण बात कर रहे हैं, तो हम इन जो औपचारिक जो शब्द है उनका सहारा क्यों लें? हम तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सामान्य रूप से बात कर रहे हैं, अपने मन की बात बता रहे हैं, उनके मन की बातों को सुन रहे हैं, बस। तो हम इन बातों को क्यों करेंगे, इन शब्दों का यूज क्यों करेंगे? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जहां की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली की ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। ये कहाँ होता है भाई? बातचीत में तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये होता है किसमें? स्पीच में होता है कि जब भाषण देते हैं, कोई ऐसी बात चुटीली निकल गई या कोई उसने एक कहावत बोल दी या फिर कोई 4 पंक्तियां सुना दी, तो फिर बस गड़गड़ाहट गड़ाहट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी कि तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है और थमने का नाम नहीं लेती है। तो वो क्या है? एक औपचारिक मात्रा है कि आपने स्पीच दी है, यानी कि आप भाषण दे रहे हैं, वहाँ आपने कोई ऐसी बात कह दी है तो उसके लिए करतल ध्वनि बजेगी आपकी। लेकिन इसके विपरीत बातचीत में अगर कोई आपने ऐसी बात कह दी है तो उसके लिए किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं निभाई जाएगी। यानी कि आपको न कोई ताली बजा के ये कहेगा कि वाह भाई आपने तो बहुत अच्छी बात कही है, या फिर कोई आपके 4 पंक्ति भी अगर आपने सुना दी तो उसके लिए भी आपको कोई किसी प्रकार का मोटिवेशन नहीं दिया जाएगा। तो बातचीत स्पीच से बिल्कुल ही भिन्नता रखती है, यानी कि बिल्कुल भिन्न हो जाता है। बातचीत का माहौल अलग हो जाता है और स्पीच का माहौल बिल्कुल ही अलग हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृत्वता में लाना ही पड़ता है, बिल्कुल लाना ही पड़ता है। अगर वक्ता स्पीच दे रहा है तो उसे इस प्रकार के चुटीले शब्दों को या उस प्रकार के वाक्यों को अपने भाषण में लाना पड़ता है। ये अनिवार्य रूप से हो जाता है, क्योंकि जब तक वो ऐसी बातों को अपने भाषण में नहीं लाएगा तब तक उसका भाषण यानी कि उसके बोलने की कला है वो प्रभावित कैसे होगी, लोगों को कैसे प्रभावित करेगा वो। ठीक है, उसकी अपनी भाषण को प्रभावी बनाने के लिए वो चुटीले शब्दों का यूज करेगा और इस प्रकार से उसे तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देगी। इसके विपरीत जो बातचीत होती है उसमें इस प्रकार के किसी प्रभावी शब्दों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो सामान्य बातचीत अपने मन के भावों को व्यक्त करता जाए, बस करता जाए, वो उसकी बातचीत हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है। घरेलू यानी कि सामान्य, हम घर में जिस प्रकार से बातें करते हैं वही हमारा घरेलू ढंग कहलाता है। और घर के तरह ही यदि हम किसी अपने सगे संबंधी या फिर अपने पड़ोसी या कोई मित्र मंडली से बात कर रहे हैं तो वो भी एक घरेलू ढंग होता है। आप साधारण तौर पर बात करेंगे, आप कोई भाषण थोड़ी ना दे रहे हैं, किसी आप अपने बोलने के तरीके को कोई प्रभावित होना बनाना चाह रहे हैं। आप तो अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं या फिर आपके मन में जो विचार आया उस विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं, बस ये बात हुई है और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो बातचीत अनोखे ढंग में नहीं की जा सकती, वो साधारण घरेलू ढंग में की जा सकती है। ठीक है, यानी कि बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका होता है और न लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात रहती है। हम 2 आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, ठीक है, कोई चुटीली बात आ गई तो हंस पड़े। बिल्कुल, क्या समझ में आया इसमें? इन पंक्तियों में लेखक ये कहना चाहता है कि मान लीजिए 2 आदमी कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, बात करते करते अचानक से कोई चुटीली बात आ गई, कोई भी ऐसी जो जिससे मतलब हंसना आ जाए या बहुत अच्छी लग जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे हम लोग? थोड़ा सा हंस देंगे। इसके अलावा तो ऐसा तो नहीं कि हम अपने दोस्त के लिए ताली बजाएंगे या फिर वाह वाह करेंगे या खड़े होके कह लगाएंगे। हाँ, इस प्रकार से तो नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ क्या करेंगे कि भाई उसने कोई ऐसी बात कर दी है तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी हंसी आ जाएगी, बस, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी जैसे हम बातचीत पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बातचीत पढ़ते पढ़ते अभी मुझे भी ये थोड़ी अच्छा लगा है कि करतल ध्वनि बजती है, बातचीत में ऐसा होता है, तो मैं जोर जोर से थोड़ी ना वाह वाह करूँगी या आप लोग थोड़ी ना वाह वाह करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। बस हम थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे या थोड़ा सा ज़्यादा हंस देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो ये अभी हमारी क्या चल रही है? बातचीत चल रही है। हम यहाँ भाषण नहीं दे रहे हैं, हमारे स्पीच वाली जो चीज़ है वो नहीं हो रही है। हम सिर्फ पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और बातचीत के माध्यम से कर रहे हैं कि पाठ में वास्तविक तौर पर लेखक ने क्या कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं।
कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। ठीक है, मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। यानी कि ज्यादा ऐसा नहीं कि कोई छोटी बात पता चली आप जोर से हंस रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगी। हमें तो उतना ही एक्सप्रेशन देना है, यानी कि हमारे अनुभव उतने ही बताने हैं जितनी इसमें आवश्यकता लग रही है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा बताते हैं तो फिर वो अतिशयोक्ति हो जाती है, फिर वो निरर्थक हो जाती है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती रहती है। अगर हम बातचीत के अंदर स्पीच वाले जो गुण लाते हैं, बातचीत कर रहे हो और उसमें स्पीच के गुण डाल दिए, तो फिर वो बातचीत ना बातचीत रह जाती है और ना वो स्पीच रह जाती है, वो अपना अस्तित्व खो देती है। ठीक है, तो हमें बातचीत को बातचीत के तरीके से करना चाहिए और स्पीच को स्पीच के तरीके से करना चाहिए, तभी वह एक दूसरे में मतलब अपना अपना अस्तित्व बनाए रखेगी और सफलता पाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। बिल्कुल, कि जहां एक व्यक्ति है उसकी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए क्या, खाने पीने के लिए चलने फिरने के लिए आदि की जरूरत होती है। यानी कि एक अच्छी जिंदगी किसे कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सालय हमें ये मिल जाए तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, और यदि वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता होती है। यानी कि केवल ये चीजें मिलने से और आप मौन धारण करने से आपका जीवन चल सकता है? नहीं, आपको एक संगी साथी की आवश्यकता होती है, एक पड़ोसी की आवश्यकता होती है, एक मित्र मंडली की आवश्यकता होती है, एक सामाजिक वातावरण की आवश्यकता होती है। और उस सामाजिक वातावरण की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि आप सामाजिक संबंध स्थापित कर सके। और सामाजिक संबंध कब स्थापित करेंगे? जब आप बातचीत करेंगे, आपसे जो भी मिल रहा है उनसे आप बातचीत करेंगे, तभी आपके सामाजिक संबंध स्थापित हो सकेंगे। अन्यथा आप अगर मान लीजिए किसी के बोलने की शक्ति नहीं होती है, कई बार ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो विकलांग में आते हैं और उनके बोलने की क्षमता नहीं होती है, तो वे क्या सामाजिक संबंध स्थापित कर पाते? उतने नहीं कर पाते जितना एक साधारण मनुष्य कर पाता है। ठीक है, तो वे जो असामान्य व्यक्ति है वे सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम सामाजिक संबंध स्थापित कर पाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि हमें खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत तो है वहां, लेकिन बातचीत की भी उतनी भी आवश्यकता होती है। ठीक है, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, मान लीजिए हमारे मन में कोई ऐसी कोई बात रह गई है जिसे हम निकाल नहीं पा रहे हैं, या कुछ ऐसी टीस है जो हमें अंदर ही अंदर दुखी कर रही है, तो हम उसे कैसे बाहर निकालेंगे? बातचीत के माध्यम से। कोई आया व्यक्ति, हम उससे बहुत ज़्यादा अटैच है, उससे मतलब घनिष्ठ संबंध है हमारे, तो उस घनिष्ठता के कारण हम सोचेंगे कि हमारे मन में जो एक पीड़ा है उस पीड़ा को हम अपने जो भी हमारे जानकार है या हमारे घनिष्ठ मित्र है जिसके साथ हमारे घनिष्ठ संबंध है उसके सामने हम अपने विचारों को व्यक्त करें और हमें थोड़ा सा हल्कापन महसूस हो, तो वो क्या होता है? मवाद या धुआं बोल सकते हैं उसे, कि हमारे जीवन में कई ऐसी चीजें होती है जो हमें अंदर ही अंदर कचोटती रहती है। तो उस कचोहट यानी कि उसकी चोट को न लगने के कारण हमें क्या करना चाहिए? हमें बातचीत करनी चाहिए ताकि हम अपने मन के भावों को दूसरों को बता सके और वह हमें सही राह पर चलने के लिए सलाह दे सके। ठीक है, आगे चलते हैं हम कि वह बातचीत के जरिए भाव बनकर बाहर निकल पड़ता है। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए आजकल बच्चे बहुत डिप्रेशन में आते हैं, तो उनका कारण यह है कि वे अपनी जो समस्याएं है वो किसी के सामने प्रकट नहीं कर पा रहे। अब प्रकट नहीं कर पाते हैं तो वे क्या करते हैं? अंदर ही अंदर घुटते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत रास्ता चुन लेते हैं। ठीक है, तो ये कब होता है? जब उनके साथ किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की बातचीत नहीं हो रही है जिनसे वे आशा रख रहे हैं। अगर हम आशा यानी कि हम जिनसे अपेक्षा करते हैं कि ये काम हमारा उनके द्वारा होना चाहिए और वो कार्य नहीं होता है, ठीक है, तो फिर हमारे अंदर एक निराशावादी भावना पनपती रहती है जो बिना बातचीत के जिसको दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा भी यही मानना है और लेखक का भी ये भी कहने का मतलब है, उनका तात्पर्य यही है कि हमारे अंदर जो घुटन है, जो निराशा है, यानी कि जो टीस है, वो बातचीत के माध्यम से ही समाप्त हो सकती है। अन्यथा हम अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे और एक बार हम अपने पतन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चित्त का मतलब क्या होता है? हृदय। ठीक है,
चित्त हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद में मग्न हो जाता है। बिल्कुल, परम आनंद का मतलब होता है उसे सुख प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाता है? सुख प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर वह अपने मन की टीस और अपने मन के अंदर जो धुआं भरा हुआ है, धुआं रूपी एक कोई दुख भरा हुआ है, उस दुख को बातचीत के माध्यम से वो निकाल देता है, तो उसका मन कैसा हो जाता है? स्वच्छ और परम आनंद में मग्न हो जाता है। बहुत खुश हो जाता है वो व्यक्ति, उसे एक नई राह पर चलने का रास्ता मिल जाता है, उसे मंजिल को पाने के लिए रास्ता मिल जाता है। तो इस तरह से बातचीत के कई फायदे हैं। ठीक है, तो उन फायदों को और देखते हैं हम आगे। लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। बिल्कुल, जिनको बातचीत करने की लत का मतलब क्या होता है? आदत। लत का मतलब क्या होता है? आदत। कि जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि कई लोग, मैंने शुरुआत में यही कहा कि कई लोग इतनी बातचीत करते हैं कि अति हो जाती है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं करते। तो हमें उन ना अति में जाना है और ना कम में जाना है, हमें तो उस बीच की कड़ी में रहना है जिसमें हम बिल्कुल जो हमारा अनुमान है, यानी कि हम जब लिमिट में बात करते हैं वही सही रहती है। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि बातचीत में इतने मग्न हो जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं कि वे खाना पीना भी भूल जाते हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है। हाँ, मेरा खाना, अभी मेरे खाने का टाइम है या मेरे पीने का टाइम है, ये मेरे ये वाली ड्यूटी है, मुझे अभी ये काम करना था, सब भूल जाते हैं। अरे मैं तो भूल गया। कोई व्यक्ति आया, किसी व्यक्ति ने काम बताया और वो काम बताते बताते अपनी मित्र मंडली से मिल गया, और मिलने के बाद वो बातचीत में ऐसा खो गया कि जिसने काम बताया वो इंतजार ही कर रहा है कि भाई मेरा काम होने वाला है, लेकिन वो जो दूसरे जो व्यक्ति है वो बातचीत में लीन हो रखे। क्यों? क्योंकि उनको लत पड़ गई है। अब इस लत को तो नहीं छुड़ाया जा सकता। ठीक है, तो बातचीत इतनी भी नहीं होनी चाहिए। तो लेखक ने एक ये इसका अवगुण बताया है कि बातचीत एक अपनी सीमा तक होनी चाहिए। जब सीमा से बाहर हो जाती है तो वो लत पड़ जाती है, यानी कि आदत का रूप ले लेती है और वो बातचीत का अवगुण बन जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अपना बड़ा हर्ज कर देना। हर्ज का मतलब होता है नुकसान। ठीक है, हर्ज का मतलब होता है नुकसान। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है। जिनको आदत हो जाती है भाई, अब उनको क्या पता कि नुकसान क्या होता है, किस चीज का नुकसान हुआ है, समय का नुकसान हुआ है या उन्होंने कोई कार्य नहीं किया उसका नुकसान हुआ है। ठीक है, तो उनको पता ही नहीं है कि हमारा नुकसान क्या हुआ है, बस उन्हें तो बातचीत करनी है। तो यहाँ लेखक ने एक ताना यानी कमेंट यहाँ पर डाला है, एक ताना दिया है कि अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है। अब पसंद तो किसी को नहीं आता है, लेकिन जब आदत ही पड़ गई है तो अब उन्हें तो पसंद करना पड़ेगा ही। ठीक है, ये एक लेखक का ताना रूपी एक शब्द लिखा गया है। पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। कुछ भी हो जाए, समय बर्बाद हो जाए, काम नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी बातचीत का जो समय है, यानी कि वो बातचीत करने लग गए हैं, तो उनका जो टॉपिक है, वो जिस टॉपिक पे यानी जिस बिंदु पर बातचीत कर रहे हैं वो पूरी होनी चाहिए, वो टूटनी नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी बात सुननी पड़ेगी। पता है, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ऐसा होते हैं कि किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, अब उनको आदत है, लत पड़ गई है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दूसरा व्यक्ति जो इतना सुनना नहीं चाहता उसको बिठा बिठा कर सुनाते। भाई बैठो और सुनो, भाई बैठो सुनो, भाई मेरी बात है पूरी होने दो फिर जाना तुम। इस तरह से भी मैंने कई बार ऐसा देखा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये अति हो जाती है। तो अगली बार क्या होगा, वो व्यक्ति आपसे बचने की कोशिश करेगा कि भाई इसने तो पकड़ लिया तो वो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, इस तरह से भी कई बार हो जाता है। आपके साथ भी हुआ होगा, कभी नोटिस करना। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। देखिए कितनी बड़ी बात है ये कि रॉबिन्सन क्रूसो थे जो उनका जो किस्सा है लोगों ने बहुत पढ़ा होगा कि 16 वर्ष तक उन्होंने उनको मनुष्य का मुख भी देखने को नहीं मिला। देखिए, उन्होंने मनुष्य को, यानी कि जो प्राणी जगत है उसमें सिर्फ वो पशु पक्षियों के बीच में रहे, यानी कि उन्होंने मानव प्रजाति को देखा तक नहीं कि वो कैसे दिखती है। खुद को देखा, अब खुद को कैसे देखेंगे, अगर जंगल में रह रहे तो खुद को तो देख ही नहीं पाए कि मैं कैसा हूँ। उन्होंने स्वयं को भी उन्हीं प्राणियों के साथ में लीन कर दिया। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी
यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। यानी कि कुछ ऐसी बात कही, यानी किसके मुख से सुनी उन्होंने? फ्राइडे के मुख से सुनी, एक बात सुनी और उनको एहसास हुआ कि इस जंगल में भी, मतलब जंगली बोली तो जंगली थी, लेकिन किसके द्वारा सुनी? मनुष्य मुख के द्वारा जंगली बोली में कुछ सुना। तो उनको लगा कि भाई बातचीत, कन्वर्सेशन भी कोई चीज है जिसके माध्यम से हम अपना एक वातावरण बना सकते हैं। ठीक है, उनको फिर बहुत आनंद हुआ, यानी कि बहुत मजा आया उनको सुनकर। एक तो जब वो बिल्ली और कुत्तों के बीच में रहकर क्या कर रहे थे, वो मूक भाषा थे, यानी कि मौन धारण कर रखा था। और मौन धारण करने के बाद में उनको लगा कि दुनिया ही ऐसी है। लेकिन जब फ्राइडे के मुख से उन्होंने कोई आवाज़ सुनी, यानी कि जंगली आवाज़ सुनी, लेकिन फिर भी उनको लगा कि हमारा कन्वर्सेशन हो सकता है। उन्होंने आवाज़ निकाली है, इसका मतलब कुछ बोल रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अटपटा सा लगा। तो वो अटपटा ही उनके लिए आनंद का काम कर गया और नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया, यानी कि उन्होंने एक मनुष्य होने का अस्तित्व पाया कि मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक जानवर नहीं हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक सुध लेने की ताकत है। बिल्कुल, इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की जो वाक शक्ति है, यानी कि जो बोलने की शक्ति है, वो उसकी जो सूद लेने की, उसका जो ध्यान करने की जो सीमा है वो अनंत है। वो कहीं पर भी अगर बोले है तो उसका असर, यानी कि उसका प्रभाव बिल्कुल पड़ने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। साक्षात्कार का मतलब हुआ कि आमने सामने उनका कभी मिलन नहीं हुआ है। उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा, यहाँ सालसा नहीं है, ये लालसा है। ठीक है, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। अपना आभ्यंतरिक भाव, यानी कि आभ्यंतरिक का मतलब होता है आपस का, अपने अंदर का, ठीक है, अंदर का जो भाव है वो दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना। यहाँ आएगा लेना, शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। बिल्कुल, लेखक क्या कहना चाहते हैं कि मान लीजिए, मानना नहीं है, लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि जिनसे केवल पत्र व्यवहार हो रहा है। पहले क्या होता था, पत्रों के माध्यम से अपने आचार विचार बताए जाते थे। ठीक है, किसी एक व्यक्ति ने पत्र लिखा, फिर उसने उसका पत्र लिखा। हम फिल्मों में भी कई बार देखते हैं कि केवल पत्र व्यवहार से ही कई, जैसे प्रेमी प्रेमिका आपस में मिल जाते हैं और उनका विवाह संपन्न हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे यही लेखक कहना चाहते हैं कि पत्र व्यवहार है, कि जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी उनका आमने सामने का मिलन नहीं हुआ है, वो कभी आमने सामने नहीं आए हैं, साक्षात्कार नहीं हुआ है। उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती होगी। तो सोचिए, वो जो पत्र केवल एक कलम के माध्यम से अपनी बातों को बता रहे हैं, तो मान लीजिए उनके अंदर कितनी जिज्ञासा होगी ये करने की, और ये कितनी लालसा होगी कि मैं अपने प्रेमी से साक्षात जाकर बात करूं, या वो भी मुझसे साक्षात आकर बात करें। उनके अंदर एक बहुत ही, मतलब ये उनका जी मचलने लगता है कि हम कब जाए अपने प्रेमी के पास, यानी कि जिनसे पत्र व्यवहार हो रहा है उनके पास कब जाए और कब हम उनसे मिले। मान लीजिए कोई बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, ठीक है, हॉस्टल से अपने पिता को पत्र लिख रहा है और पिताजी भी घर से हॉस्टल में पत्र लिख रहे पुत्र को, तो होगा क्या, सिर्फ कुछ शब्दों के माध्यम से ही, यानी कि आप एक लेटर में कितना लिख सकते हो, इतना डेटा थोड़ी ना आता है, इतना मतलब आप शब्दों का प्रयोग थोड़ी ना कर सकते हो, इतने भावों को थोड़ी ना व्यक्त कर सकते हो एक लेटर में कि आप बहुत सारी बातें कर रहे हो। जितनी आप आमने सामने बैठकर बातें करेंगे उतनी बात आप पत्र के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि आप अपने प्रेम को, यानी कि आप पिता के लिए या माता के लिए या बहन के लिए या अपनी पत्नी के लिए या किसी के भी लिए अगर प्रेम व्यक्त करना चाहते हैं तो पत्र व्यवहार उनके लिए संतुष्ट नहीं होता है, उनको संतुष्ट नहीं करता है जब तक वे साक्षात्कार नहीं करते हैं, यानी कि आमने सामने जब तक वे वार्तालाप यानी बातचीत नहीं करते हैं तब तक उन्हें संतुष्टि नहीं होती है। आगे चलते हैं। सब है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बिल्कुल, ये भी सही बात है। देखिए,
मनुष्य जब तक बोलता नहीं, यानी कि कोई भी जब तक बोलता नहीं है, यानी कि अपने विचार व्यक्त नहीं करता है, तब तक उसके गुण दोषों यानी उसके अवगुणों का पता नहीं चलता, या उसके अंदर कौन कौन सी अच्छाई है ये पता नहीं चलता। देखिए इसके लिए भी एक बहुत अच्छी बात है, पंचतंत्र में लिखा गया था ये कि काक कृष्ण पिका कृष्ण को भेद काक पिकयो वसंत काले, मतलब वसंत काल में, यानी कि कौआ काला है और कोयल काली है, इन दोनों में कैसे पता चलेगा कि कौन कोयल है और कौन कौआ है, क्योंकि दोनों सेम दिखाई देते हैं। लेकिन बसंत ऋतु आती है जब कोयल गुनगुनाकर कू कू करती है और कौआ काँव काँव करता है, उस समय पता चलता है कि कौन कोयल है और कौन कौआ है। तो ऐसे ही मनुष्य सब एक जैसे दिखने वाले हैं, मनुष्य जाति एक जैसी दिखती है, लेकिन जब तक वे अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं तब तक हमें पता नहीं चलता है कि कौन व्यक्ति सही है और कौन व्यक्ति गलत है। यहाँ लेखक का कहने का मतलब यही था। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बिल्कुल, बहुत ही उचित जान पड़ता है। रॉबिन्स, यहाँ जो ये है बेन जॉनसन ये कहते हैं कि बोलने से केवल अब एक व्यक्ति जो चुप बैठा है उसके रूप का पता नहीं चलता है कि उसके अंदर यानी कि वो किस प्रकृति का मनुष्य है। ठीक है, यानी कि जब तक वो बोलता नहीं है तब तक उसके विचार हमें पता नहीं चलते, तब तक हमें उसके रूप का भी ज्ञान नहीं होता है कि उसका जो नेचर है, उसकी जो स्वाभाविक प्रकृति है वो कैसी है। तो बातचीत एक बहुत बड़ा माध्यम है किसी व्यक्ति को जानने के लिए, परखने के लिए, कि जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे तब तक आप किसी व्यक्ति को जान नहीं सकते हैं, पूर्ण तरह उसका ज्ञान नहीं हो सकता है। आगे चलते लेखक क्या कहना चाहते हैं कि इस बातचीत की सीमा दो से लेकर यहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात मीटिंग या समान समझ ली जाए। यानी कि इस बातचीत की सीमा का मतलब होता है एक लिमिट होती है कि दो व्यक्तियों से लेकर कहाँ तक रखी जा सकती है कि जहाँ तक कोई मीटिंग, कोई सभा हो सकती है या कोई समान समझ वाले व्यक्ति हो सकते हैं, उनके बीच क्या बातचीत हो रही है उनको लेकर भी यहाँ बातचीत हो सकती है। लेखक आगे कहना चाहते हैं कि एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है। असल बातचीत का मतलब होता है कि असल रूप में कोई व्यक्ति अपने मन के भावों को व्यक्त करना चाहता है, वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, व्यक्तिगत हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, तो केवल एक व्यक्ति के सामने करेगा। अर्थात तात्पर्य ये हुआ, एक तो स्वयं खुद हुआ और एक बोलने वाला मतलब और एक सुनने वाला। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि जो बोलने वाला व्यक्ति है वो अपने विचारों को केवल एक सुनने वाले व्यक्ति के सामने ही प्रकट करना ज़्यादा सहज समझेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही ग्रुप आ गया, जैसे ही कोई दल आ गया या कोई ज़्यादा व्यक्तियों का समूह आ गया तो वो अपने मन के भावों को व्यक्त नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि उसे थोड़ा सा व्यक्तिगत सम्मान चाहिए, व्यक्तिगत स्थान चाहिए। तो व्यक्तिगत स्थान उसे एक व्यक्ति के साथ ही मिल सकता है। एक से अधिक व्यक्तियों के साथ वो सिर्फ औपचारिकता ही निभाएगा और सिर्फ और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। बिल्कुल यही बात लेखक कहते हैं कि दो व्यक्ति ही एक दूसरे के सामने अपने दिल को खोलते हैं। ठीक है, तीसरे व्यक्ति के सामने कभी भी वो अपनी कोई बात नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि फिर उनको ऐसा लगता है कि मैं सभी को बता रहा हूँ। जो असली बातचीत होती है, जो एक दूसरे के हृदय के अंदर के भावों को जब बोलने की या सुनने की बात होती है तो वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होती है। दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में यह संभव नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं, जब तीन हुए तब यह दो की बात कोसों दूर हो गई। मतलब कि दो के बीच में जो बात हो रही थी, मान लीजिए तीसरा व्यक्ति आ गया तो वो चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, अपनी बात को काट देते हैं और दूसरा टॉपिक शुरू कर देते हैं। कहा भी गया है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उससे निपटपूर्ण अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। यानी कि कोई फिर कुछ इस तरह से बात करेंगे कि यह समझ ही ना पाए,
या तो अपनी बात को बंद कर देंगे या फिर ऐसा करेंगे कि वो जो सामने वाला व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति आया है, उसको ऐसा थोड़ा हम बोल नहीं सकते कि मूर्ख व्यक्ति होता है, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको इस प्रकार बनाने की कोशिश करेंगे कि वो हमारी बातों को ना समझ सके। ये लेखक कहना चाहते हैं। आगे चलते हम, लेखक और आगे क्या कहना चाहते हैं कि जैसे गर्म दूध और पानी के दो बर्तन, यहाँ बर्तन है, ये बर्तन नहीं है, बर्तन आसपास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच ही जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। लेखक इस अनुच्छेद में ये कहना चाहते हैं कि जैसे एक गरम बर्तन, ठीक है, दो बर्तन रखे हुए, एक में गरम दूध है और एक में पानी के दो बर्तन है, ठीक है। अब क्या हुआ है, दोनों को पास पास रख दिया है, ठीक है, तो क्या होगा कि एक का असर दूसरे में पहुंच जाएगा, यानी कि जो गर्म दूध है वो पानी को धीरे धीरे गर्म करेगा और जो ठंडा पानी है वो दूध को धीरे धीरे ठंडा करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों को पास रखा गया, इतना पास रखा गया कि दोनों टच हो रहे हैं, दोनों का स्पर्श हो रहा है, और इस स्पर्श यानी सट के रखा गया, सट के यानी कि बिल्कुल चिपका के रखा गया उनको। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि दोनों का जो तापमान है वो मिल रहा है, एक दूसरे में मिल रहा है। भले ही दूध उसमें आकर न गिरा हो और न पानी उसमें आया है, लेकिन दोनों की जो विद्युत है वो एक दूसरे को मतलब आदान प्रदान हो रही है। उसी प्रकार से लेखक क्या कहना चाहते हैं कि जब दो व्यक्ति बैठते हैं पास में तो भले ही ना कुछ बोले, ना कुछ सुने, कुछ भी प्रतिक्रिया ना करे, लेकिन एक दूसरे की जो विद्युत होती है वो उन्हें करीब लाने की कोशिश करती है और अपने उनके भावों को व्यक्त करने के लिए वो उन्हें विचलित करती है कि आप बोलिए, तो वो दोनों आपस में बोलना शुरू कर देते हैं। आप भी कई बार देखना है कि दो व्यक्ति जब बैठे होते हैं थोड़ी देर शांत रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो ऑटोमेटिकली यानी कि अपने आप ही बोलना शुरू कर देंगे, एक दूसरे का परिचय करेंगे और धीरे धीरे उनका अलग ही टॉपिक शुरू हो जाता है। आगे चलते हैं, जब पास बैठने की इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। यानी कि लेखक कहना चाहते हैं कि देखिए, जब पास बैठने से इतना असर होता है कि आप एक दूसरे की भावों को समझने लगते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं देखते हैं, वो आपकी प्रतिक्रियाएं देखता है और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आप एक दूसरे को समझने लगते हैं। उसी प्रकार से अगर बातचीत हो जाती है आप दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में, तो क्या असर होगा देखिए, फिर तो ये होगा कि एक दूसरे के दोनों के अंदर के आंतरिक जो अभ्यंतर भाव है वो आदान प्रदान हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे को बहुत घनिष्ठ तरह से समझने लग जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब इस बात को कौन आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। मान लीजिए बहुत सारे आदमियों के बीच में हम जब ऐसी बातें देखते हैं कि दो तीन व्यक्ति बैठे हैं तो वो एक त्रिकोण सा बन जाता है, वो त्रिकोण आकार में एक दूसरे को समझने लगते हैं और एक दूसरे के भावों को आदान प्रदान करते हैं। लेखक का यही कहने का तात्पर्य है। आगे चलते हैं। तीनों विमानों तीन कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण को तीन रेखाएं है। गुपचुप असर तो उन दोनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत तीन में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। मान लीजिए क्या हुआ है, यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि तीन विमान मतलब क्या होता है, जहाज होते हैं, कि तीन विमानों का एक त्रिकोण सा बन गया है। यहाँ पर एक इस प्रकार से त्रिकोण बन गया है, यहाँ पर एक बैठा है, यहाँ एक बैठा है और यहाँ एक बैठा है। ठीक है, अब कहा है कि तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण को तीन रेखा है। अब इसकी इधर गई, इसकी इधर गई और इसकी इधर गई, ये तीनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो इनकी जो मन के भावों का जो प्रसार है वो एक दूसरे को जोड़े रख रहा है और एक त्रिकोण सा बन गया है, यानी कि एक बंध बन गया है। उनके अंदर एक संबंध स्थापित हो गया। बंध का मतलब उनके अंदर एक संबंध स्थापित हो गया है जिससे वे तीनों अब एक कहे जाने लगे। ठीक है, उसके बाद है गुपचुप असर हो रहा है, मतलब तीनों बैठे हैं, धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, उनके बीच में कुछ एक अलग सा ही रिश्ता बन गया है। तो गुपचुप यानी कि शांत भाव में भी वे अपने मन के भावों को, एक दूसरे के भावों को, अब एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बंध बन गया है, एक संबंध स्थापित हो गया है। फिर
दोनों में परस्पर होता ही है। अब देखिए, दो व्यक्तियों में तो असर होता ही है, बिल्कुल दो व्यक्तियों के बीच में तो घनिष्ठता रहती है। और मान लीजिए यहाँ कहा गया है कि बातचीत जब 3 में की गई है तो यह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। जैसे अंगूठी और अंगुली दोनों हो गई, ठीक है। जब दो व्यक्तियों की बातचीत के बीच में बातचीत हुई है तो क्या हुआ, अंगूठी और उंगली दोनों चीजें हो गई, दो व्यक्ति हो गए। लेकिन एक तीसरा और आके उनके बीच में घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है तो वो एक नग डल जाता है, यानी कि उन अंगूठी और अंगुली के बीच में नग यानी कि हीरे के समान एक जड़ी हुई अंगूठी हो गई है और वो अब हटने वाली नहीं है। अंगूठी भी शोभा दे रही है, हीरा भी शोभा दे रहा है और जो उंगली है वो भी सुशोभित हो रही है। तो तीनों का अब यहाँ पर तीनों का सम्मान हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके उपरांत जब यहाँ आ जाएगा, जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफ को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। बेतकल्लुफ का मतलब कि बिल्कुल उन्हें है ना थोड़ा सा बहुत एडजस्ट नहीं कर पाते, अपने आप में सामंजस्य नहीं बिठा पाते। अगर 4 व्यक्ति हो गए तो 3 तो 2 ने तो बिल्कुल बिठा लिया और तीसरा नग के समान हो गया, लेकिन जो चौथा व्यक्ति हो गया है वो उनके बीच में सामंजस्य नहीं बिठा पाता है, बेतकल्लुफ होती हो, खुल के बातें न होगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वो फॉर्मेलिटी यानी कि गौरव और संजीदगी के लच्छे, यहाँ आ जाएगा गौरव और संजीदगी के लच्छे में सनी हुई होगी। यानी कि सिर्फ आप औपचारिकता ही निभाओगे अगर चौथा व्यक्ति आ गया। 2 व्यक्ति है तब तो बहुत अच्छी बात है, 2 व्यक्तियों के बीच की बातचीत बहुत असरदार होती है, लेकिन तीसरा आ जाता है और घनिष्ठ संबंध हो जाता है, प्रसरण हमारे विचारों का आदान प्रदान और अधिक हो जाता है और अच्छा हो जाता है, तो वो एक नग के समान होती है। लेकिन चौथा आते ही सामंजस्य से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, यानी कि क्या हुआ, चौथे व्यक्ति का वहाँ पर स्थान नहीं था और वो आ गया है तो अब औपचारिकता निभाई जाएगी, भाई हाँ फॉर्मेलिटी में जो बातें होती है केवल वही होगी। आगे चलते हैं। 4 से अधिक की बातचीत केवल राम कहलाएगी। देखिए, सिर्फ राम कहलाएगी, उसे हम सलाम नहीं कह सकते। इसी के अनेक भेद है। 2 मुद्दों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। जमाने की शिकायत यानी कि 2 मुद्दे हो गए, है ना। अभी बहुत अच्छा मुद्दा चल रहा है, यूक्रेन और रूस का चल रहा है, तो 2 मुद्दों के बीच की जो बातचीत होती है वो केवल शिकायत पर ही हुआ करती है। एक दूसरे से शिकायत है, एक देश को दूसरे देश से शिकायत है, उस देश को दूसरे देश से शिकायत है। इस प्रकार से शिकायतों में ही वह बातचीत होगी, अन्यथा वह नहीं होगी। आगे चलते हैं हम। ये बाबा आदम के समय की ऐसी शुरू करते हैं जिसमें 4 तो 10 झूठ एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए। यानी कि कई लोग ऐसी बातचीत शुरू कर देते हैं बाबा आदम की, यानी कि बहुत पुराने जमाने की बातचीत शुरू कर देते हैं जिसका हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि ये काम। अब कई व्यक्ति कहते हैं भाई हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, ऐसा होता था। हमने थोड़ी ना देखा है भाई, जो सुन रहे हैं उन्होंने थोड़ी ना देखा है कि कैसा ज़माना होता था। अब उसमें ये कहा गया, लेखक कह रहे हैं जिसमें 4 तो 10 झूठ एक, यानी कि अगर बात कही गई है उस 10 में से 4 तो झूठ होते थे और 6 सच होती थी, ठीक है, और 4 में से 1 झूठ होता था पक्का। तो इस तरह से बहुत बड़ा चढ़ा के बातचीत करते थे और उनकी जो बातचीत का जो घोड़ा होता था वो दौड़े जाता था, वो अपनी जो अतिशयोक्ति है वो करते जाते थे। परों बीत जाने पर भी अंत न होगा, मतलब कि कई समय बीत गया, कितना ही समय चला गया, लेकिन उनकी बातचीत का अंत नहीं होगा क्योंकि उनको बातचीत की लत पड़ चुकी है। भाई क्या पड़ चुकी है? आदत हो गई है, ठीक है। प्राय अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों, यहाँ लिखेंगे हम लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक, ठीक है, हम यहाँ प्रकरण को टॉपिक लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्या होगा कि अंग्रेजी राज्य जो प्रदेश है उनमें पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन होता है और इस समय के सभी प्रकार के जो जितने भी नौजवान हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो काबिल है, ठीक है, ये लायक नौजवान यानी कि जो काबिल युवा पीढ़ी है
उनकी निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। यानी कि जो पुराने लोग हैं हमारे, वो ये कहेंगे कि भाई विदेश में जाके बच्चे ने ये कर दिया, विदेश में जाके ये कर दिया, आजकल के बच्चे इस प्रकार के हैं, आजकल के बच्चे तो कुछ करते ही नहीं है, कुछ लिखते ही नहीं है, कुछ माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, बड़ों का ध्यान नहीं रखते। इस प्रकार से उनके मन में, चाहे वे बच्चे कर ही रहे हैं, चाहे वे आज की युवा पीढ़ी उनका सम्मान अपने तरीके से कर रही है, लेकिन उन्हें तो क्या करना है, निंदा करनी है। आज की पीढ़ी की, आज की जो जनरेशन है उसकी निंदा करनी है, तो वो उनका समय उस बातचीत में ही चला जाता है। उनका जो टॉपिक होता है वो यही होता है कि आज की युवा पीढ़ी है वो बहुत संस्कारित है, भले आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही संस्कारित है, लेकिन फिर भी उनकी निंदा करनी है, उनका उपहास करना है। ठीक है, पढ़े लिखे हुए के लिए शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेशर जीप पर ना करेंगे, अपनी लियाकत के नशे में चूर हमीद दिगरे नेस्त, अक्कड़पन की चर्चा छेड़ेंगे, दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ नया जायका ही निकला है। अगर हम अक्कड़पन की कोई चर्चा छेड़ते हैं तो दो फ्रेंड्स होते हैं भाई, उनकी बातचीत का तो फिर अलग ही मजा होता है कि दो फ्रेंड्स किस प्रकार से बात करती है। रस का समुद्र मानो उम्दा चला आ रहा है। रस का मतलब होता है, यहाँ पर रस के मतलब से है आनंद। ठीक है, बातचीत का जो आनंद होता है उससे मतलब है कि बातचीत के आनंद का जो समुद्र है मानो उम्दा, यानी कि पूरा भरा हुआ चला आ रहा है। इतनी बातचीत का रस इतना होता है। देखिए, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसो की सर सनी बात सुनने को कभी भाग्य में मतलब लड़ा हो। यानी कि कभी उन लोगों से पूछना चाहिए कि बातचीत का जो आनंद का जो समुद्र है, बातचीत के आनंद का जो समुद्र है वो कैसा लगता है। तो वो तो उन लोग लेखक ये कहना चाह रहे हैं, श्री बालकृष्ण भट्ट जी ये बोलना चाह रहे हैं कि ये तो उनसे पूछो जो बातचीत के समुद्र में डूब कर आ रहे हैं, डुबकी लगा कर आ रहे हैं, यानी कि अपनी बातचीत करके आ रहे हैं। आगे लेखक क्या कहते हैं, बुद्धियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी पाती हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा हो गया। यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी बातचीत का प्रकरण क्या होता है, बहू बेटियों की शिकायत करना। ठीक है, वो किस प्रकार से काम करती है, बस उनकी ये शिकायत होती है, आपस में बैठ जाते हैं और इस प्रकार से उनकी शिकायत करती जाती है। और अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा, या कौन किससे नाराज हुआ, इस प्रकार से ये, और कौन किसने किसको मनाया, ये इनका टॉपिक होगा। ठीक है, या ये मिराने का ऐसा कोई स्मरार छेड़ बैठेगी या छेड़ आएगा। ठीक है, छेड़ बैठेगी कि बातचीत करते करते अंत में यहाँ और आएगा, खोड़े दांत निकाल पड़ेगी। ठीक है, यानी कि खोड़े दांत निकाल पड़ेगी कि बातचीत करते करते वे कोई ऐसी बात छेड़ देती है, जो बूढ़ी औरतें होती है, जो बुजुर्ग महिलाएं होती है, वे बातचीत करते करते ऐसी बातें निकाल देती है, कोई ऐसे टॉपिक छेड़ देती है कि बोलते हैं ना भाई बहुत खोड़े हुए, यानी कि जो निकले हुए दांत है वो भी, जो खोड़े यानी कि जो बहुत बाहर आ रखे दांत है वो भी निकल जाएंगे। ऐसी बातचीत के टॉपिक शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, निकाल लड़ने लगेगी। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद से कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। यानी कि जो लड़के होते हैं अगर खिलाड़ी हो गए तो उनकी बातचीत का जो तौर है वो बिल्कुल अनोखा होगा, उनकी बातचीत का जो लहजा है वो बिल्कुल अनोखा होगा। वो क्या, अपनी शैतानी, भाई मैंने तो ऐसे मस्ती करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस प्रकार से वो अपनी बात करेंगे। ठीक है, जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य होगा अपने उस्ताद यानी कि यहाँ पर होगा शिक्षक। ठीक है, उस्ताद से क्या मतलब होगा यहाँ, शिक्षक, यानी कि अपने शिक्षक की शिकायत या तारीफ करेंगे। अगर कोई स्कूल के बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो अपने टीचर की या तो कोई शिकायत करेगा या तारीफ करेगा, भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, या बहुत अच्छे नेचर के या नहीं है, यही दो चीज़ें हो सकती है। ठीक है, आगे अपने सहपाठियों का मतलब होता है आपकी क्लास में, सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथन होता होगा। हाँ, ठीक है, आप यानी कि आपके जो क्लासमेट है उनके बीच में कैसी बातचीत होगी, या आप अपने किसी
क्लासमेट से बात कर रहे हैं, नहीं सहपाठी से बात कर रहे हैं, तो किसी अन्य सहपाठी के बारे में बताएंगे कि भाई उसका स्वभाव कैसा है, या वो क्या करता है, पढ़ने में अच्छा है नहीं है, ये सारी चीज़ें आप उनके बारे में बताएंगे, यानी कि गुण और अवगुण के बारे में बताएंगे। कथोपकथन होता है, पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो बच्चा है पढ़ने में अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो फिर तो वो अपने आप को पता नहीं क्या बादशाह समझने लग जाएगा और किसी को नहीं समझेगा, वही सब कुछ है, तो उसकी बातचीत का ढंग बिल्कुल ही अलग होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। एक तो पढ़ने में अच्छा हुआ तो क्या होगा कि वो किसी को नहीं समझेगा कुछ भी, खुद ही सारा शहंशाह है। ठीक है, और मान लीजिए कोई जो बच्चा सुस्त है और थोड़ा सा दबा दबा सा रहता है, तो वो पूरी दुनिया, ये जो स्कूल है उसकी, वही उसकी पूरी दुनिया मानी जाएगी, वो कहीं आएगा जाएगा नहीं, तो उसकी बातचीत का जो एरिया है, हम बोलेंगे उसकी बातचीत का जो स्थान है वो थोड़ा संकुचित होगा। और जो ज़्यादा होशियार बच्चा है, यानी कि पढ़ने में जो अच्छा है, उसकी बातचीत का जो एरिया है वो थोड़ा व्यापक होगा, यानी कि बड़ा होगा। आगे चलते हैं। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं, यानी कि और भी कई तरीके हैं बातचीत के कि किस प्रकार से तरीके होते हैं। और देखिए, राजकाज की बातचीत होती है, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि वाली जो बातचीत होती है उनमें भी बातचीत की जाती है। यानी कि राजकाज संबंधी बातचीत, राजकाज यानी कि कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, नहीं कोई शासन कर रहा है, ठीक है, और शासन सत्ता के संबंध में जो बातचीत होती है, क्या कैसे देश चलाना है, राज्य चलाना है, तो वो भी उस संबंध में भी बातचीत होती है। ठीक है, व्यापार संबंधी, यानी कि आपको किस प्रकार से व्यापार को आगे बढ़ाना है, कौन कौन सी नीतियों को अपनाना है, तो वो भी उसके विषय में भी बातचीत होती है। दो मित्रों के बीच में हो सकती है, या प्रेमालाप इत्यादि कई प्रकार के टॉपिक होते हैं। बातचीत करने के लिए किसी टॉपिक को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। लेखक ये कहना चाहते हैं कि ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, उन्हें अपने टॉपिक यानी कि अपने प्रकरण अपने आप मिल जाते हैं कि हमें किस बिंदु पर बातचीत करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। हाँ, बतकही का मतलब होता है, हमारे समाज में क्या होता है कि देखिए, जब एक किसी लड़की और किसी लड़के का जब संबंध स्थापित किया जाता है, वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, तो डायरेक्टली लड़के वाले या लड़की वाले तो नहीं मिल जाते, उनको मिलाने के लिए कोई एक व्यक्ति होता है ऐसा जो उनको मिलवाता है। ठीक है, कि भाई आपकी पुत्री का आपके पुत्र के साथ संबंध होना चाहिए, या इस प्रकार से है भाई ये सही है, तो इस प्रकार से कोई हमें सूचना देता है और उस सूचना के माध्यम से हम वहाँ तक पहुँचते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, बिचवई, यानी कि बिचवई का कार्य करता है वह आदमी, और दोनों में संबंध स्थापित करके। वो संबंध कैसे होता है, ऐसे ही मूक भाषा में तो होता नहीं है, जब तक आप बातचीत नहीं करोगे तब तक आपका संबंध स्थापित नहीं होगा। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक लड़की का अमुक लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग भी होते हैं, यानी कि कई प्रकार की बातचीत कर सकते हैं हम, कई तरीके से कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं बातचीत करने के। यहाँ लेखक ने अनेक प्रकार बताए हैं, अनेक ढंग बताए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब लेखक क्या कहना चाहते हैं, देखिए, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। ठीक है, हुनर यानी कि कला है। हुनर का मतलब क्या होता है, कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बड़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे ही पाते हैं। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ लेखक, देखिए, लेखक कह रहे हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, यानी कि वे दक्ष है। यूरोप के लोग, यूरोप साइड के जो लोग होते हैं, वे बात करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ही हुनरबाज होते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बड़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते, यानी कि
स्पीच और लेख इनसे इनका कुछ नहीं चलता है, इनका बहुत उच्च स्तर है बात करने का। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण, यानी कि इसकी जो पूरी बात है, यानी कि पूर्ण शोभा, यानी कि कहाँ सुशोभित होती है, काव्य कला प्रवीण, यानी कि जो कविताओं में प्रवीण है, जो लिखता है, हुनरबाज है, उनकी विद्वान मंडली में है, उनकी जो पूरी विद्वान मंडली है उनमें दिखाई देती है। कहाँ? यूरोप के लोगों की जो कला है उनकी पूरी विद्वान मंडली में दिखाई देती है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं, मतलब ऐसे चालाकियों वाले बिंदु छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है, जो बहुत अच्छे लगते हैं, हमें आनंद प्राप्त करवाते हैं। सुहृदय गोष्ठी क्या होती है? कुछ लोगों के द्वारा एक सभा होती है, उसे गोष्ठी बोलते हैं। तो सुहृदय गोष्ठी यानी कि हृदय को सुख देने वाली बहुत अच्छी गोष्ठी, इसी का नाम है। सुहृदय गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। ठीक है, इसमें लेखक ये कहना चाहते हैं, देखिए, कि वे सुहृदय गोष्ठी यानी कि इस तरह से सभाएं का आयोजन करते हैं, कई प्रकार की ऐसी सभाओं का आयोजन करते हैं। बहुत अच्छी सभाएं होती है जिनमें बहुत बड़े बड़े उच्च स्तर के व्यक्ति होते हैं और फिर वे आपस में बातचीत करते हैं किसी बिंदु को लेकर। तो उनकी जो बातचीत करने का जो तरीका होता है बहुत आनंददायक होता है। लेखक क्या कहना चाहते हैं कि उनका जो बातचीत का जो हुनर है वो वहाँ निखर के आता है और वो बहुत आनंददायक होता है और बहुत मजा, उसमें रस प्राप्त होता है। ठीक है, और दूसरा ये कहना चाहते हैं कि सुहृदय गोष्ठी की बातचीत की तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत, कि सुहृदय गोष्ठी यानी कि अच्छे हृदय वाले लोगों की जो सभा होती है उसकी ये जो तारीफ करने की बात है वो ये है कि बातचीत करने वालों की लियाकत और पंडिताई का अभिमान नहीं होता है। वे अपने किसी हुनर को घमंड के तौर पर नहीं देखते हैं या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट नहीं होता है, किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता है। वे सामान्य सीधी सरल बातचीत का माहौल बनाते हैं, बल्कि क्रम में रसाभाव पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए, और जब बातचीत करते हैं तो बातचीत करते करते उनके क्रम में जो रसाभाव यानी कि रस का आनंद प्राप्त होता है, उन्हें बहुत ही अच्छा आनंद भाव प्राप्त होता है। अपनी सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं, यानी कि वे जो व्यक्ति है, यूरोप के लोग जो है, वो बातचीत करते करते, जितने बड़े लोग हैं वे भी अपनी बातचीत को मधुर बनाए रखते हैं, सुहृदय बनाए रखते हैं। का रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं। ठीक है, उनके बीच में तो गोष्ठियाँ होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर आधुनिक पंडित जो भी जितने हैं वे क्या, उनके जो शुष्क पंडित है यानी कि जो नीरस है अभी, उन पंडितों की बातचीत में वो एक प्रकार का शास्त्रार्थ है। वो समझते हैं कि हम शास्त्रार्थ कर रहे हैं, हमारे बातचीत करने का जो ढंग है वो बहुत निराला है, तो उनमें थोड़ा सा घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है, वो अपने आप को साक्षात शास्त्रार्थ बोलते हैं। लेकिन यूरोप में इसी प्रकार की गोष्ठियाँ होती है, लेकिन वे सरस होती है, सुहृदय होती है, लोगों को समझने वाली होती है, जिसमें अभिमान और कपट का कोई स्थान नहीं होता है। लेखक ने यूरोप की ये विशेषता बताई है। ठीक है, आगे चलते हैं। कभी आवेगा ही नहीं, मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस गांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। यानी कि लेखक ये कहना चाहते हैं कि मुर्ग और बटेर की मान लीजिए लड़ाई हो गई, कोई ऐसे व्यक्ति है जो दोनों अभिमानी है और दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। ठीक है, झपटा झपटी हो रही है एक दूसरे के स्थान को ग्रहण करने के लिए कि भाई मेरा स्थान है, वो कह रहा है मेरा स्थान है, इस प्रकार से दोनों में झपटा झपटी हो रही है। उनकी नीरस गांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है, कि दो दल जब आपस में लड़ने को आतुर हो रहे हैं तो उनके बीच में उनकी जो बात करने की जो तरीके हैं वो कैसे नीरस है, सूर्योदय वाले नहीं है। ठीक है, क्रोधित हो रहे हैं, वो अपने आप को कपट और अभिमानी समझ रहे हैं। ठीक है, उन्हें अपनी जो काबिलियत है उसका घमंड आ गया है। तो उनके बीच में जब आप सूर्योदय बात करते हैं, कोई सरस बात करते हैं, सहज समझने वाली बात करते हैं, तो वो व्यर्थ है। यानी कि जब कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है, काँव यानी कि कर्कश वाली बात करता है,
तो उनके बीच में आप मधुर स्वर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो जो काँव काँव वाली बातें हैं वो मधुर स्वर को दबा देती है, तो हमारा वहाँ बोलना व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभाव की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। क्या होगा कि यदि एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ चल रही है, ठीक है, तो उस होड़ में यदि आप अपने पांडित्य को प्रदर्शन करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको, यानी कि वे दोनों एक दूसरे के पांडित्य को प्रदर्शित करना चाह रहे हैं और उस पांडित्य में अपने को समझ रहे हैं कि हम साक्षात कर रहे हैं, ठीक है, हमारा शास्त्र अध्ययन चल रहा है, या मैं ऊंचा हूँ, वो कह रहा है मैं ऊंचा हूँ, तो इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए, उसमें रसा भाव प्राप्त नहीं होता है, आनंद प्राप्त नहीं होता है। बातचीत ऐसी होनी चाहिए जो दोनों को आनंद प्राप्त करे और किसी तीसरे सुनने वाले को भी आनंद प्राप्त करे। ठीक है, बातचीत में कपट या अभिमान जैसे हमारे भाव नहीं होने चाहिए। घंटे घर तक काँव काँव करते रहेंगे तो कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए। ठीक है, क्या हुआ, ऐसे आप अपनी होड़ को, अपनी जो पंडिताई है, अपने हुनर की होड़ को आप कितने ही दूरी तक ले जाए, कितने ही समय तक आप गाते रहे, तो क्या उससे कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला। देखिए, जब दो दोस्त आपस में मिले और कहा कि हम कोई कंपनी शुरू करते हैं, तो कब शुरू हुआ ये? जब आपकी बातचीत में आनंद आया, जब रस आया। आपकी बातचीत का क्या प्रतिफल निकला कि आप दोनों दोस्त हो गए और दोस्तों ने मिलकर एक अच्छा कार्य शुरू किया। ठीक है, लेखक ये कहना चाहते हैं कि देखिए, बातचीत किसी कार्य को बिगाड़ भी सकती है और किसी कार्य को बना भी सकती है। कि और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए और बाद में बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। यानी कि बातचीत के माध्यम से दोनों ने पार्टनरशिप कर ली। पार्टनरशिप से अब क्या हुआ कि वो बातचीत क्या थी, एक सरस बातचीत थी जिसका अर्थ निकलता है। निरर्थक बातचीत थी। आप दोनों अपने पांडित्य का प्रदर्शन करेंगे तो उससे क्या होगा, दोनों को हानि होगी और जो आपके बीच में एक कोई समझौता हुआ था वो समझौता टूट जाएगा और उस समझौते के टूटने की जो ध्वनि होती है वे केवल आप तक सीमित नहीं होती है, आपसे जुड़े कई लोगों तक सीमित होती है। तो लेखक क्या कहना चाहते हैं, और इस पाठ में भी यही लिखा गया है कि जब मान लीजिए दो व्यक्ति आपस में मिले, बातचीत हुई, सरस बातचीत हुई, मजेदार बातचीत हुई, उसके फलस्वरूप क्या हुआ, कोई कारखाना, कोई कंपनी स्थापित हो गई। कंपनी अब आप दोनों ने शुरू की, लेकिन समय के बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, वहां पर हजारों व्यक्ति अपनी जीविका चलाने लग गए। तो आपके बातचीत का जो फल निकला है वो कितना अच्छा निकला है कि आपने कई व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करा। ठीक है, लेखक का यही कहने का तात्पर्य है। आगे चलते हैं हम कि 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अब आती है। देखिए कि कौन से स्तर की आयु वाले बातचीत करते हैं तो क्या होता है और कौन से स्तर की आयु वाले बातचीत करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, कि 25 वर्ष के ऊपर वालों की जो बातचीत होती है वह कुछ सार गर्भित होती है, यानी कि अर्थपूर्ण होती है। कैसी होती है? अर्थपूर्ण। ठीक है, अनुभव और दूरदेशी से खाली न होगी और 25 से नीचे की जो बातचीत होगी, यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है। यानी कि 25 से नीचे वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं वे बिल्कुल युवा पीढ़ी होती है, अभी अभी जस्ट कुछ शिक्षा ग्रहण करके आई है, तो उनमें अनुभव की कमी होगी। दूरदर्शिता का मतलब होता है दूर की सोचने वाले, तो वो वाली चीज उनमें कमी होगी। तो लेखक ये कहते हैं कि 25 वर्ष से जो अधिक वर्ष के व्यक्ति है, आयु के व्यक्ति है, उनमें दूरदर्शिता और अनुभव भरपूर भरा होगा। वे दूरदर्शिता यानी कि दूर की सोचने वाले होते हैं, दूर से देखने वाले होते हैं और अनुभव प्राप्त होते हैं। ठीक है, और उसके विपरीत जो 25 से कम आयु वर्ग के व्यक्ति है उनमें अनुभव और दूरदर्शिता की कमी होगी। पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिससे मिठास, उससे रस 10 गुनी चढ़ी बढ़ी रहती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, भले ही उनमें किसी प्रकार से अनुभव और क्या कहते हैं दूरदेशी या फिर
गौरव की कमी हो, लेकिन उनकी जो बातचीत होती है उसमें क्या होता है, मिठास 10 गुनी बढ़ी चढ़ी होती है उनमें, मतलब कि दिल बहलाने वाली होती है वो बहुत, क्योंकि युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी अपने आप को समझती है कि हमें कहाँ पर और किस तरह से बातचीत करनी है, हमारा जो समय है वो आगे किस प्रकार से अच्छा होगा। तो उनकी ये जो योजना है वो आगे बढ़ने की वो चलती रहती है और बहुत जिंदा दिली जिंदगी जीते हैं वे लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा, बिल्कुल हो गया हमारा। बाहरी बातचीत किसमें हुई थी, जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, यानी कि दूसरे फरीक का मतलब होता है दूसरे व्यक्ति के बारे में, कि एक व्यक्ति बात कब कर सकता है, जब सामने कोई व्यक्ति बैठा है, अन्यथा क्या वो अकेला बातचीत कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि एक व्यक्ति बात तब कर सकता है जब दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, अगर वो व्यक्ति है तभी उसकी बातचीत संपूर्ण हो सकती है। बिना किसी दूसरे व्यक्ति के, मनुष्य के, जो किसी तरह संभव नहीं है कि दूसरे मनुष्य के बिना वह बातचीत नहीं कर सकता है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। ये तो दो तरीके से हो सकता है, या तो कोई हमारे पास आए या हम उसके पास जाकर बातचीत करें। ऐसा तो नहीं कि वो उस दिशा में और हम इस दिशा में और बातचीत हो रही है, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए लेखक क्या कहते हैं, और पर यह सब तो दुनियादारी है। ठीक है, ये सब दुनियादारी है, बातचीत करना एक दुनियादारी है, दुनिया का उसूल है, बात करना जरूरी है, जिसमें कभी कभी रसाभाव होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई होती। यानी कि जो महाशय आए हैं, मान लीजिए वह हमें पसंद नहीं है, तो हम जो शिष्टाचार कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई कमी जरूर होगी। अगर हमने उनका अच्छे से शिष्टाचार किया है, इसका मतलब हमारे और उनके विचार मिलते हैं। तो ये किसका प्रतिफल होता है, ये बातचीत का प्रतिफल होता है, कि आपके बीच में बातचीत होने के बाद आपके आचार विचार मिलते हैं, तो आपके शिष्टाचार में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। अगर हम उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही जनादर का अनादर, ये हाँ होगा अनादर। ठीक है, बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। बिल्कुल, हम जिसे बुलाते हैं और वो आए तो हमारा शिष्टाचार दिखाई देता है कि हम उसका कैसे स्वागत करते हैं। और मान लीजिए हम कहीं बिना बुलाए चले गए, कहीं भी चले गए, तो हम जो आशा करते हैं, हमें जो अपेक्षा है कि हमारा वहाँ पर किस प्रकार से स्वागत होगा, कैसा शिष्टाचार होगा, उसमें थोड़ी सी कमी हमें ज़रूर दिखाई देती है। तो ये लेखक ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है कि किसी के भी यहाँ पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अगर आपको काम भी है तो पहले उससे संपर्क स्थापित कीजिए, उसके संपर्क स्थापित करने के बाद आप वहाँ पर पहुँचने का प्रयत्न कीजिए। और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। ठीक है, इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए कि हमें किसी के यहाँ पर भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और अपने में वह शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए जिससे आप बात कर लिया करें, यानी कि किसी से बात कर ले ऐसी शक्ति कि हाँ हमें वह कार्य करना है, तो हमें पहले उससे संपर्क स्थापित करना है। ठीक है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए, हमारे अंदर की जो मनोवृत्ति है वो हर क्षण नए नए रंग दिखाया करती है कि नए नए रंग क्या है। ठीक है, वो प्रपंचात्मक का मतलब होता है नौटंकी टाइप होता है। ठीक है, वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, यानी कि ये जो दिखावटी दुनिया है ना, हम इसे दिखावटी दुनिया भी बोल सकते हैं, दिखावटी दुनिया। ठीक है, ये जो दिखावटी दुनिया है उसका बहुत अच्छा आईना है, हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे जाता है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेखक ये कहना चाहते हैं। और जो एक ऐसा चमनी स्थान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनी स्थान की सैर में क्या कम दिल बहाल है
यानी कि लेखक कहते हैं कि कोई ऐसा चमनिस्तान यानी कि कोई ऐसा बगीचा है जिसमें कई प्रकार के बेल बूटे खिले हुए, कोई फूल खिले हुए, बेलें लगी हुई है, ऐसे चमनिस्तान की सैर करना क्या दिल बहलाव है या नहीं है? लेखक ये बोलना चाहते हैं। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। प्रेमालाप का मतलब होता है 16 चंद्रमा की 16 कलाएं होती है, ठीक है। पहले बहुत कम होती है, फिर धीरे 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 वो बढ़ती है और बढ़ने के बाद वापस कम हो जाती है। यानी कि मित्रों का प्रेमालाप ऐसा होता है कि कभी तो बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता होगी और बाद में कभी धीरे 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 वो बीच में टूट जाएगी, फिर वो बढ़ेगी, फिर टूट जाएगी, फिर बढ़ेगी। तो ये जो मित्रों का प्रेमालाप है वो चलता रहता है, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य जाति का स्वाभाविक ये एक गुण है, ठीक है। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, ठीक है। इसी सैर का यानी कि हमारा जो मन है वो एकाग्रचित होना चाहिए। इस सैर का नाम है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं होता है। बहुत साधना लगती है, इसमें बहुत समय लगता है इसको पूरा करने में, ठीक है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो, यानी कि हमने बहुत वर्षों तक अभ्यास किया है, प्रयत्न किया है अपनी बातचीत को कंट्रोल करने के लिए, उसे संकुचित रखने के लिए, यानी कि उसमें थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि थोड़ा रुकावट के लिए, ठीक है, हम उसे हमारे अनुसार संतुलित करने के लिए हम ये कोशिश कर सकते हैं। बहुत अभ्यास, वर्षों अभ्यास के उपरांत यानी कि बाद में यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति यानी कि मन की वृत्ति, मनोवृत्ति यानी कि मन की वृत्ति को स्थिर करके अवाक हो, यानी कि थोड़े से शांत हो, अपने मन के साथ बातचीत कर सके, यानी कि थोड़े शांत होकर हम इधर उधर किसी और से बातचीत ना करके हम कभी कभी हम हमारे मन से भी बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, जिसे आजकल मेडिटेशन बोलते हैं, ठीक है। बातचीत कर सके तो मानो अहो भाग्य है कि आप भाग्यशाली है, या आपका भाग्य है कि आप एक सही रास्ते को चुन रहे हैं, ठीक है। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधादि बड़े बड़े अजय शत्रुओं को भी बिना प्रयास अपने वश में कर डाला। लेखक ने बहुत अच्छी बात बोली है, देखिए कि जो जिह्वा है वो जिह्वा कई युद्धों को निमंत्रण दे सकती है, कई प्रकार के रिश्तों को तोड़ सकती है, ठीक है, कई कार्य ऐसे बुरे कार्य कर सकती है। तो लेखक ये कहते हैं कि अगर हम थोड़ा सा अवाक हो जाए यानी कि हम शांत हो जाए तो कई बड़े बड़े शत्रुओं को भी जीत सकते हैं। सबसे पहले तो हम हमारे क्रोध को जीत सकते हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति ने क्रोध को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया, ऐसा माना जाता है। तो लेखक यही कहते हैं कि क्रोधादि, क्रोध से बड़े बड़े अजय शत्रुओं को भी हम बिना प्रयास के जीत कर वश में कर डालते हैं। इसलिए अवाक रहे अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। लेखक कहते हैं कि बातचीत करने का जो साधन है वो किसी और से बात कर रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं अच्छा है आप अपने मन से बात करिए। आप शांत रहकर आप अपने मन से, अपने हृदय से बातचीत करिए और उसके बाद जो प्रतिफल निकलता है उसे व्यक्त करिए और देखिए संसार में आपको सब कुछ कितना अच्छा और सब आपके वश में वशीभूत होता हुआ दिखाई देगा। आगे चलते हैं कि शक्ति परम पूज्य मंदिर है, ठीक है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। यानी कि ये जो शक्ति है, कौन सी? अवाक रहने की शक्ति है, वह परम पूज्य मंदिर है, वो बहुत ही पूज्य मंदिर है। अगर आप अवाक रहकर यानी कि थोड़ा सा शांत रहकर अपने अंदर के मन के भावों को व्यक्त करते हैं, यानी कि अपने मन के भावों को समझने का प्रयत्न करते हैं, तो ये आपकी एक आंतरिक शक्ति है और ये परमार्थ का एकमात्र सोपान है। यानी कि आप उस परमार्थ को, उस परमात्मा को, उस उच्च स्तर को प्राप्त करने की एक सीढ़ी है फिर आपके लिए, जो आप कौन सी? चुप रहने की, शांत रह के अपने मन से बात करने की जो शक्ति है। सोपान का मतलब होता है सीढ़ियां, ठीक है, सोपान का मतलब सीढ़ी, जीने भी बोलते हैं इसे,
कि जीने भी बोलते हैं, ठीक है, कि परमार्थ को प्राप्त, परम अर्थ को प्राप्त करने की सीढ़ी है। क्या? अवाक रहकर हमें समझना कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है। बातचीत से लेखक क्या कहना चाहते हैं? बातचीत तो है ही, किसी के मन के भावों को समझना बातचीत तो माध्यम है ही है। प्राणी जगत में हमने जन्म लिया है तो स्वाभाविक तौर पर बातचीत तो करनी ही है। लेकिन अंत में लेखक ने ये कहा है कि अगर आप थोड़ा सा मौन रहते हैं तो वह आपकी एक आंतरिक शक्ति बन जाती है जो आपको एक उच्च शिखर पर पहुंचाने का प्रयास करेगी। तो ये था देखिए हमारा आज बातचीत, जो हमारा पाठ है श्री बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया बिहार बोर्ड कक्षा 12 सामान्य हिंदी का जो पाठ है उसका दूसरा लेक्चर। और हमने आज पूरा पाठ पढ़ा है, आपको समझ में आया होगा बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत के माध्यम से हम सभी को क्या समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप समझिए इसे, इस पाठ को समझने की कोशिश कीजिए। तो अगले लेक्चर में हम फिर से नई क्लास लेकर आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।